जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो जो परीक्षा वाणी है उसका जो परीक्षा वाणी की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बुक है उसको पूरे चैप्टर वाइज क्लियर कराता जाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन था वो 1985 में किया गया था। अगर आपको जिन क्वेश्चनों के आंसर मेरे बताने से पहले आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इससे आपको आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो याद रखना, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन था वो 1985 को किया गया था। अगर आपको पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है तो याद रखना 17 सितंबर 1985 को क्या हुआ था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। और अगर पूछा जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो याद रखना राजीव गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, किसके? राजीव गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया, तो याद रखना 1986 में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, याद इन दोनों में डिफरेंस देख लो, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1985 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो याद रखना जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1973, गलत, सारे ऑप्शन गलत हैं। याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, और किसके टाइम पे किया गया था, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा कार्य योजना, ठीक है, किस वर्ष शुरू की गई। जो गंगा कार्य योजना है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो याद रखना जो गंगा कार्य योजना है 1985 में शुरू की गई थी। और इससे पहले मैंने दूसरा चीज़ बोली थी, जो 1985 में एक चीज़ और शुरू की गई थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया, वो भी कब किया गया था, 1985 में ही किया गया था। और किसके कार्यकाल में किया गया था, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो गंगा कार्य योजना भी किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, तो याद रखना जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के मुख्यतः कितने संगठक हैं। जो पर्यावरण है, पर्यावरण के मुख्यतः कितने संगठक हैं, तो याद रखना जो पर्यावरण के मुख्य रूप से होते हैं 3 संगठक होते हैं। ठीक है, संगठक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अगर हम पहले की बात करें तो भौतिक घटक, या भौतिक घटक को ही क्या कहा जाता है, अजैविक घटक के नाम से भी जाना जाता है, अजैविक घटक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हो गए, एक अजैविक हो गए तो दूसरा जैविक घटक हो गए। और जो तीसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संगठक के अंतर्गत आता है, ऊर्जा घटक के अंतर्गत आता है। पहला अजैविक, दूसरा जैविक और तीसरा ऊर्जा घटक के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की होती है। तो याद रखना आदि मानव की जो भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका जो होती है, ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, पाता और दाता की होती है, पाता और दाता की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे पहले आ रखा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, तो याद रखना जो प्रौद्योगिकी मानव है, प्रौद्योगिकी मानव क्या माना जाता है, पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी विद्या में मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। ठीक है, यानी कौन सी विधा थी वो जिससे क्या किया, कौन सी विधा थी वो जिसने क्या किया, मानव जीवन को सामूहिक जीवन प्रदान किया। तो वो था क्या, जो पशुपालन था। पशुपालन ने मानव को क्या किया, सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों याद रखना, जो खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली है वो है झूम खेती। और झूम खेती होती क्या है कि किसी एक स्थान पे क्या करते हैं, जब लोग खेती करते हैं वहाँ के झाड़ी वृक्षों को काटकर वहाँ पे खेती करते हैं, और जब उस स्थान की क्या हो जाती है, उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों की तरफ खेती करते हैं, तो वो खेती की वो विधि कहलाती है झूम खेती कहलाती है। ठीक है, या स्थानांतरण कृषि के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। और याद रखना, कभी इसका क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वो क्या है, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, भारत में झूम खेती कहाँ प्रचलित है? तो याद रखना, भारत में जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में क्या है, झूम खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा? पूर्वोत्तर भाग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान है, यानी मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना, जो मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मनुष्य कार्य नहीं कर सकता है। और याद रखना, अगर पूछा कि जाए कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम आर्द्रता कितनी है, तो याद रखना जो 60% आर्द्रता है वो क्या है, सर्वाधिक कार्यक्षम आर्द्रता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेघ विजन। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले आ रखा है। या क्लाउड सीडिंग, जो मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो मेघ विजन है, मेघ विजन में मुख्य रूप से ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिक हैं, I2, ठोस CO2 और I2 या आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठोस CO2 और आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पश्चात ओजोन का सर्वाधिक विध्वंसक है, यानी ओजोन अगर अगर यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं देता तो ओजोन सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का सर्वाधिक विध्वंसक कौन है, तो आंसर हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अगर इसने आप पूछ लिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पश्चात ओजोन का सर्वाधिक विध्वंसक कौन सा है, तो दोस्तों याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के पश्चात जो क्या है, ओजोन का सर्वाधिक विध्वंसक है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो याद रखना, जो ओजोन स्तर के क्षरण का पता जो लगाया था सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। और कब लगाया था? तो यार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोसेफ फॉरमैन ने ओजोन स्तर के क्षरण का पता कब लगाया था, तो याद रखना 1985 में लगाया था। कब लगाया था? 1985 में लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किसे कहा जाता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है टेनेसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? टेनेसी नदी को क्या कहा जाता है? अमेरिका का नरक, संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना की किसकी अनुकृति है? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की दामोदर नदी घाटी, पहले चीज़ दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों, इससे पहले मैं इन नदी घाटी परियोजनाओं को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने देखना चाहते हो तो आप ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के नदी घाटी परियोजना को देख सकते हो। ये क्या है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के नाम से की अनुकृति है, यानी टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी है। विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी नदी है? तो दोस्तों याद रखना, विश्व के जो सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती है वो कौन करती है? येलो नदी करती है, येलो नदी करती है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन है, तब आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विश्व के सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन है, और ये दोनों ऑप्शन में है, और फिर ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है बी और डी दोनों, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी दोनों क्या करते हैं? सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ठीक है, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो पश्चिमी बंगाल का शोक है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो बिहार का शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन,
भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो भोपाल गैस क्या थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी? 1984 को हुई थी। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। किस गैस के कारण हुई थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। या कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ क्रिया की थी? तो याद रखना पानी के साथ क्रिया की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है वो कब हुई थी? तो याद रखना जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना थी वो 1986 में हुई थी। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। या क्वेश्चन इससे संबंधित ये पूछा जाता है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश से संबंधित है? तो फिर याद रखना आंसर हो जाएगा यूक्रेन से संबंधित है। जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है? जो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना है वो किस देश से संबंधित है? तो याद रखना जो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना है USA से संबंधित है। और ये 3 माइल आइलैंड दुर्घटना जो हुई थी कब हुई थी अगर ये पूछा जाता है तो याद रखना 28 मार्च 1979 को हुई थी। ये 3 दुर्घटनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 28 मार्च 1979 को हुई थी। हुआ क्या था कि जो USA का परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक सबसे बड़ी दुर्घटना है, कौन सी? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? जो अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना जो अस्थायी विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो दोस्तों याद रखना वो किया था अस्थायी विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो ब्रंटलैंड ने किया था। किसने किया था? ब्रंटलैंड ने किया था। ठीक है, और अस्थायी विकास क्या थी? जो निर्मित संयुक्त समिति का आयोजन किया गया था वो किया गया था जोहान्सबर्ग में किया गया था। ठीक है, जो अस्थायी विकास की अवधारणा थी वो ब्रंटलैंड ने शुरू दी थी और कहाँ पे शुरुआत की गई थी इसकी? जोहान्सबर्ग में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी जाती है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन को, रियो डी जेनेरो को, न्यूयॉर्क सम्मेलन को या ब्राजील सम्मेलन को? तो दोस्तों याद रखना जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को दी जाती है। और याद रखना अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय, सीधे क्वेश्चन पूछ देगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? तो याद रखना 2002 में हुआ था। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो नेरी है कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना उसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन, Rio+5 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो Rio+5 सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखना जो Rio+5 सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और अगर पूछा जाता है कि Rio+5 सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखना 23 से 27 जून को हुआ था। 23 से 27 जून 1997 को हुआ था। ठीक है, अगर Rio+5 सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था? तो 23 से 27 जून को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ठीक है, जो क्या बोल रहा है वो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह याद रखना जो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण यह कथन किसका है? फिटिंग का कथन है। किसका कथन है? ये फिटिंग का कथन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जहाँ मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना प्रतिशत? 50% से कम, 50 से अधिक, 25 से कम या 25 से अधिक? तो दोस्तों उस क्षेत्र को वन्य क्षेत्र कहा जाता है जहां मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन कितना हुआ है? जहां पे मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण हो गए। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखना जो पर्यावरण निश्चयवाद के जो क्या हैं प्रतिपादक हैं वो कार्ल रिटर हैं। कहाँ पे? कार्ल रिटर हैं। पूरा नाम पूछे तो रिटर लिखा है, सिर्फ कार्ल रिटर हैं। ठीक है, जो पर्यावरण निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं वो कौन है? कार्ल रिटर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी और क्वेश्चन है? नहीं है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।